हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 2 का, जो कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2 तक हो गया था, ठीक है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा इसका। तो आइए लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज जो है प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रिज्म से होकर के अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रिज्म से होकर अपवर्तन में हम लोग प्रिज्म किसको बोलेंगे। तो देखिए, प्रिज्म बोलेंगे किसको, तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन सतहों से क्या होगा, घिरा रहेगा, और जिसका दो वर्तक जो सतह होगा, फलक होगा, वो आपस में क्या होगा, समांतर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। और प्रायोगिक चित्र में जो है प्रिज्म में हम लोग त्रिभुजाकार सतह का उपयोग करते हैं, ठीक है। और प्रयोग में जो अपवर्तन होगा वो क्या होगा, आयताकार सतह से होगा, ठीक है। तो प्रिज्म का परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिज्म का परिभाषा अगर लिखना चाहे तो क्या लिखिएगा, प्रिज्म। तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है, कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन फलकों से घिरा रहता है, फलकों से घिरा रहता है तथा जिसका दो वर्तक फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। और एक चीज और लिख दी जाएगा कि प्रायोगिक चित्र में त्रिभुजाकार सतह का उपयोग किया जाता है, ठीक है, त्रिभुजाकार सतह का उपयोग किया जाता है, जबकि अपवर्तन दो आयताकार सतह से होता है, ठीक है, आयताकार सतह से होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म का परिभाषा है कि प्रिज्म किसको बोलेंगे। तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम होगा, ठीक है, जो तीन फलकों से घिरा रहेगा, मतलब तीन फलक से आपस में क्या होगा, घिरा रहेगा, ठीक है, लेकिन जिसका दो वर्तक जो फलक होगा आपस में समांतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे कुल मिलाकर के प्रिज्म में अगर नॉर्मली बात करें तो 5 सतह होता है, ठीक है, उसमें 2 आपका त्रिभुजाकार होगा, 3 जो होगा ना वो होगा आयताकार, ठीक है। प्रायोगिक चित्र में हम लोग त्रिभुजाकार सतह का उपयोग करेंगे, ठीक है, जबकि अपवर्तन जो होगा वो 2 आयताकार फलक से होगा, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म का परिभाषा है। और प्रिज्म से जो अपवर्तन होगा वो किस प्रकार होगा, तो देखिए आप सबसे पहले वो लोग प्रिज्म का फिगर पाते हैं, ठीक है, मतलब फिगर बनाते हैं। प्रिज्म से अपवर्तन, यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक प्रकार का प्रिज्म, ठीक है, ये जो हुआ ये प्रिज्म हुआ, ठीक। इस प्रिज्म को हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और सी। उसके बाद एक आपतित किरण गया यहाँ से, ठीक है, आपतित किरण गया, ये सीधे जाएगा इस तरह से, लेकिन चूंकि ये आपतित किरण जो है ये हवा है और ये चूंकि कांच का बना होता है प्रिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा तो इसके सतह ए बी के इस सतह से टकरा करके और ये क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा किरण, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये कांच में आ गया ये किरण, ठीक है, ये अपवर्तित किरण। अब ये यहाँ से कांच से फिर हवा में प्रवेश करेगा तो फिर ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसका कुछ नामकरण हम लोग कर देते हैं,
जैसे इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। और इसको जो बढ़ाए हैं इसको आगे तक, इसको मान लेते हैं हम लोग M। ठीक है, ये नामकरण हम लोग कर दिए। यहाँ पर देखिए, चूंकि ये आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ से एक रचना आपको और करना पड़ेगा कि एक रेखा यहाँ से लेकर के इसको खींचेगा Q बिंदु से, और ये R बिंदु से होकर के क्या होगा, जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरी तरह से प्रिज्म बन गया। ठीक है, ये प्रिज्म का आधार हो गया। BC जो है प्रिज्म का आधार है, प्रिज्म का आधार। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा R, आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो R बनेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो कोण बनेगा ये जाएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होगा I, इसको बोलेंगे निर्गत कोण। ठीक है, चूंकि ये R और S, ये जो है R है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ये जो है R है, ये हमारा Q है। ठीक है, तो R और S जो हो गया हमारा वो हो गया निर्गत किरण। क्या हो गया, निर्गत किरण। ठीक है, तो P और Q हो गया हमारा आपतित किरण, इसको यहाँ पर हम लिख देते। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, और ये चूंकि I है, आपतन कोण है। ठीक है, ये अपवर्तित किरण है। क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये जो बना है। और ये आपका हो गया प्रिज्म का कोण। ठीक है, एंगल A। इसको देखिए, इसको अगर आगे बढ़ाइएगा पीछे, जैसे आपतित किरण को हम लोग आगे बढ़ाए हैं, ये डॉट डॉट रेखा में इसको आगे हम लोग बढ़ाए हैं इस तरह से ये M तक। तो इसको आप निर्गत किरण को अगर पीछे कीजिएगा तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग विचलन कोण। ठीक है, इसको विचलन कोण बोलेंगे। और ये हमारा देखिए निर्गत किरण हो गया, निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है, तब P और Q हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आपतित किरण। Q और R क्या हो गया, ये R यहाँ पर लिखे। ठीक है, Q R क्या हो गया, अपवर्तित किरण। चूंकि यहाँ पर हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये अपवर्तित किरण। और R से S, फिर ये कांच से क्या हो गया, हवा में गया, ये निर्गत हो गया, यानी निर्गत किरण है। ठीक है, चलिए इस सब को हम एक बार लिख देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका प्रिज्म से होकर के जो अपवर्तन हो रहा है उसका हम यहाँ पर भाषा लिखेंगे तो आपको ठीक ठीक समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला बात यहाँ पर देखिए P और Q जो हो गया आपका, वो हो गया क्या चीज, तो आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, आपतित को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। उसके बाद PQ के बाद Q और R, QR क्या हो गया, QR अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रिट्रैक्टेड रे, RETRACTED, रिट्रैक्टेड रे। ठीक है, उसके बाद R और S, ये हमारा निर्गत किरण हो गया। ठीक है, R और S जो हो गया वो निर्गत किरण, निर्गत किरण। इसको अगर बोलते, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं निर्गत किरण को, तो निर्गत किरण को बोलते हैं इंसिडेंस रे। ठीक है, सॉरी इंसिडेंस में इमरजेंस रे। ठीक है, इमरजेंस, EMERGENC, इमरजेंस रे। ठीक, उसके बाद एंगल I जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, एंगल I, एंगल I, ये तो हमारा आपतन कोण है, यानी कि इंसिडेंट एंगल। ठीक है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। ठीक है, पहले आपतन कोण लिख लीजिए। ठीक है, एंगल ये जो हो गया हमारा आपतन कोण, आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद ये जो R है, एंगल R, ये क्या हो गया, तो ये हो गया अपवर्तन कोण, अपवर्तन, अपवर्तन कोण।
अब बर्तन कोण को क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। चलिए उसके बाद एक चीज और हमारा बच गया है, ये जो विचलन कोण है ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उसको आप बोलते हैं हम लोग, जैसे एंगल इसको डिनोट कर लीजिएगा ओ से, ठीक है, एन ओ और आर, एंगल एन ओ और आर, ये हमारा इस तरह से डेल्टा से डिनोट होगा, ठीक है, डेल्टा से, ये एस टाइप का होगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे विचलन कोण, विचलन कोण। विचलन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, DVIATION। और ये आपका एंगल ए जो है ये प्रिज्म का कोण है, ठीक है, ये एंगल ए जो है हमारा वो प्रिज्म का कोण है, ठीक है, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये जो है ना कुल मिलाकर के ये आपका जो है इसमें जो जो पॉइंट बन रहा है वो सब हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो है ना ये प्रिज्म से होकर जो अपवर्तन हुआ है उसको भाषा में किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो माना कि ABC एक क्या है, प्रिज्म है, जिसका आधार क्या है, BC है, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पर देखिए इसका प्रिज्म से होकर अपवर्तन को अगर भाषा के रूप में लिखिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा कि माना कि ABC, माना कि ABC एक प्रिज्म है, ठीक है, माना कि ABC A B और C एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका आधार BC है। आधार क्या है प्रिज्म का, आधार BC, जिसका आधार BC है, ठीक है, जिसका आधार BC है। उसके बाद हम आपतित किरण PQ लिए हैं, ठीक है, तो आपतित किरण PQ प्रिज्म के सतह AB के बिंदु Q पर पड़ती है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि आपतित किरण PQ प्रिज्म के सतह AB के बिंदु Q पर पड़ती है, ठीक है, Q पर पड़ती है। देखिए जब Q पर पड़ेगा तो ये अपवर्तित हो जाएगा, चूंकि प्रवेश कर रहा है ये हवा से कांच में, ठीक है। तो उसके बाद लिखिएगा यह किरण जो है हवा से कांच में, ठीक है, हवा से कांच में प्रवेश करने के कारण अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। हवा से कांच में प्रवेश करने के कारण अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है, अपवर्तित हो जाती है। यहाँ से हवा से ये क्या हुआ, कांच में प्रवेश किया बिंदु Q पर पड़ने के बाद, तो ये अपवर्तित हो गया, ठीक है। और अपवर्तित होने के बाद क्या हो गया, अपवर्तित होने के बाद यहाँ पर जब अपवर्तित होगा इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो I होगा ने R से क्या होगा, मतलब I से क्या, I जो होगा R से बड़ा होगा, ठीक है। एंगल I जो है अर्थात लिखिएगा कि एंगल I से R बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, एंगल I से R बड़ा है। उसके बाद देखिए एंगल I R से बड़ा है, ठीक है, एंगल I जो है कोमा R से बड़ा है, एंगल R से बड़ा है, एंगल I जो है छोटा है बड़ा है ये, ठीक है।
तो एंगल आई से आर, ठीक है, एंगल आई से एंगल आर बड़ा है, ठीक। उसके बाद देखिए, फिर पुनः अपवर्तित होने के बाद जो अपवर्तित किरण है Q और R, ठीक है, पुनः देखिएगा, पुनः अपवर्तित किरण QR, ठीक है, अपवर्तित किरण QR प्रिज्म के सतह AC के, ठीक है, A और C, क्योंकि QR हो गया हमारा अपवर्तित किरण, ठीक है, QR अपवर्तित किरण हो गया, और प्रिज्म के सतह किससे, सतह के बिंदु R पर पड़ती है तथा, ठीक है, QR प्रिज्म के सतह AC के बिंदु R पर, ठीक है, R पर पड़ती है, प्रिज्म के सतह AC के बिंदु R पर पड़ती है तथा अर्थात लिखिएगा, यह किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, ठीक है, हवा में प्रवेश करती है। चूंकि देखिए, ये यहाँ से हवा से गया कांच में, अब कांच से फिर जाएगा हवा में, ठीक है, तो ये कांच से अब हवा में प्रवेश कर रही है, ठीक है, यह किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है, ठीक है, अर्थात एंगल आई जो है R से बड़ा है, एंगल I2 जो है I2 कोमा एंगल R2 से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। उसके बाद लिखिएगा, पुनः निर्गत किरण R और S, ठीक है, निर्गत किरण पुनः निर्गत किरण RS, ठीक है, निर्गत किरण जो हमारा ये R है और ये S है, ये विचलन के बाद निर्गत किरण RS विचलन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर चली जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर चली जाती है, ठीक है। पुनः निर्गत किरण RS जो है अपवर्तन के बाद, देखिएगा, अपवर्तन के बाद, यहाँ पर अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर विचलित हो जाती है, ठीक है, विचलित हो जाती है। चलिए, इस तरह से हमारा प्रिज्म से क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अगर हम आपतित किरण को यहाँ से ले गए तो यहाँ पर प्रिज्म के सतह AC के बिंदु Q पर पड़ा, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तित हो गया, चूंकि हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब I2 क्या हो गया, I जो है एंगल I यानी आपतन कोण जो है वो I जो है, इसका मतलब I से R क्या हो गया, बड़ा हो गया, एंगल मतलब आपतन कोण जो है वो अपवर्तन कोण से क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर उसके बाद ये अपवर्तित किरण है, ये कांच में प्रवेश करती है यानी प्रिज्म में, और प्रिज्म से फिर जाकर के ये फिर मतलब हवा में प्रवेश करती है यहाँ निर्गत किरण के रूप में, ठीक है। तो यही हमारा प्रिज्म से होकर के अपवर्तन था, ठीक है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारा एक परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, देखिएगा,
जैसे ये आपतित किरण को और आगे बढ़ाए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इस निर्गत किरण को पीछे किए हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन गया है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, यानी कि विचलन कोण। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस विचलन कोण का परिभाषा यहीं पर लिख लेते तो अच्छा रहता, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, शायद जगह है वहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर लिखिएगा विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण ये आपका मोस्ट भी यहाँ पूछ देगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको लिखिएगा परिभाषा के रूप में, तो लिखिएगा कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण को, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, ठीक है, विचलन कोण कहते हैं। इसके आगे यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इससे प्रायः डेल्टा से, ठीक है, इस तरह से होता है, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है, डेल्टा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा विचलन कोण हो गया, ठीक है। यानी कि आपतित किरण को, ये आपतित किरण जो है आपका, इसको और आगे बढ़ाइए और निर्गत किरण को पीछे कीजिएगा, तो इसके बीच में यहाँ पर एक कोण बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग विचलन कोण, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप प्रिज्म समझ गए होंगे कि प्रिज्म किसको बोलते हैं। तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जो 3 फलकों से घिरा रहेगा और जिसका 2 वर्तक फलक आपस में समांतर नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्रिज्म, ठीक है। और प्रायोगिक चित्र में त्रिभुजाकार सतह का उपयोग किया जाता है, जबकि अब बर्तन जो होगा हमारा वो किससे होगा, तो वो होगा हमारा आयताकार सतह से, ठीक है। और प्रिज्म से होकर के अब बर्तन में, अच्छा ये क्या पूछता भी है, ये पूछेगा आपका नहीं, ठीक है, मतलब ये समझना जरूरी है, हो सकता है पूछ भी दे, आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना जरूरी है। वैसे ये वैसे पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन विचलन कोण आप जरूर ध्यान रखिएगा कि विचलन कोण आपको पूछ देगा। विचलन कोण किसको बोलेंगे। चलिए, उम्मीद है कि प्रिज्म से होकर के आप बर्तन समझ गए होंगे। एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और इसको भाषा के रूप में अपना मन से भी लिख सकते हैं। हम बोले हैं कि आप एक बार फिगर समझ जाइए, उसी को भाषा के रूप में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो भाषा के रूप में अपने आप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और इससे आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिएगा कि आई से आर क्या होता है, यहाँ छोटा होता है, ठीक है, छोटा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिएगा कि R2 से R2 I2 से बड़ा है, ठीक है, I2 से बड़ा है, ये चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात बाकी सही है, इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है त्रिपार्श्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिपार्श्व यानी कि प्रिज्म ही वो भी एक प्रकार का हुआ, ठीक है। त्रिपार्श्व किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जैसे ये हुआ, ठीक है, ये हुआ और ये यहाँ से ये गया, ये ऐसे और ये हमारा क्या हो गया, ये त्रिपार्श्व है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका नामकरण किए, इसको बी और इसको सी, ठीक है, इसको ए डैश हो गया, बी डैश और सी डैश, ठीक है। तो त्रिपार्श्व बोलेंगे किसको, तो कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसका कोई 2 सम्मुख फलक आपस में समानांतर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, त्रिपार्श्व या प्रिज्म। ये भी एक प्रकार का प्रिज्म ही है, ठीक है। तो इसका लिखिएगा त्रिपार्श्व, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिज्म,
इसके परिभाषा में लिखिएगा कि कांच का, ठीक है, कांच का बना वह पारदर्शी, कांच का बना वो पारदर्शी माध्यम, कांच का बना वो पारदर्शी माध्यम जिसका कोई दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं, ठीक है, कोमा प्रिज्म कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। ठीक, यानी कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कोई दो सम्मुख फलक आपस में क्या होगा, समानांतर नहीं होगा। और वास्तव में हम बताए थे कि प्रिज्म में कुल मिलाकर के 5 गो फलक होता है, ठीक है, जिसमें से 2 गो फलक जो होगा आपका त्रिभुजाकार होगा और 3 गो होगा आयताकार, ठीक है। जैसे देखिए ए बी सी, ये हो गया आपका त्रिभुजाकार, ए डैश बी डैश सी डैश, ये आपका क्या हो गया, त्रिभुजाकार। फिर देखिए आयताकार में ए लीजिएगा, बी डैश और ए, ये इस तरह का जो बन रहा है एक हुआ। उसके बाद देखिए ए हो गया, सी डैश और ए, ये हो गया 2, ठीक है, और ये पूरा ए बी सी डैश बी डैश, यानी 3 आयताकार होगा फलक और 2 गो होगा क्या चीज, आपका त्रिभुजाकार। तो ये लिखिएगा, तो लिख लीजिएगा कि वास्तव में प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, ठीक है, 5 फलक होते हैं। वास्तव में प्रिज्म में 5 फलक होते हैं, जिनमें से 2 फलक त्रिभुजाकार, ठीक है, त्रिभुजाकार एवं 3 फलक आयताकार होते हैं, ठीक है। 2 फलक आपका त्रिभुजाकार होगा और 3 फलक क्या होगा, आयताकार। अच्छा, त्रिभुजाकार फलक कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुजाकार फलक एक आपका ए बी सी, ये जो बन रहा है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका एक ए बी सी, एंड दूसरा कौन हो गया, तो ए डैश बी डैश और सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आयताकार फलक देखिए, आयताकार फलक। अच्छा, आयताकार में देखिए आपका कौन कौन हो गया, ए बी डैश और ए डैश, ठीक है, ये आपका एक हो गया ए, उसके बाद बी और बी डैश ए डैश, ठीक, ए बी और बी डैश ए डैश। उसके बाद देखिए ए सी डैश ए डैश, कोमा ए सी डैश और ए डैश, और एक आपका सीधा सपाटा जो आयत टाइप का बन रहा है बी सी डैश और बी डैश, एक कौन हो गया, तो बी और उसके बाद सी डैश और बी डैश, ठीक है। यानी कि आपका त्रिभुजाकार फलक 2 गो और आयताकार फलक आपका 3 गो, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रायोगिक तौर पर जो है न 2 आयताकार सतह का उपयोग करते हैं, ठीक है, और आधार के रूप में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो जो है किसका, त्रिभुजाकार सतह का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि प्रायोगिक तौर पर हम लोग 2 आयताकार सतह का उपयोग करते, ठीक है, का उपयोग करते हैं तथा आधार के रूप में त्रिभुजाकार सतह का उपयोग करते हैं।
त्रिभुजाकार सतह का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आयताकार सतह है उसका उपयोग करेंगे किसके, प्रायोगिक तौर पर, और जो आधार होगा, आधार के रूप में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो त्रिभुजाकार का। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये आधार आपका बन रहा है, ये त्रिभुजाकार है कि नहीं, ये आधार आपका बन रहा है, त्रिभुजाकार है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और लिख लीजिएगा, प्रिज्म का कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस प्रकार देखिए प्रिज्म है, प्रिज्म जैसे ए और बी और सी, ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। तब प्रिज्म के किन्हीं दो सतहों के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, प्रिज्म का कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि प्रिज्म के किन्हीं दो सतहों के बीच के कोण को, ठीक है, प्रिज्म के किन्हीं दो सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे एंगल ए हो गया क्या चीज, प्रिज्म का कोण हो गया, प्रिज्म का कोण। चलिए, उम्मीद है कि इतना आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। इसके आगे हम लोग अब चलेंगे, प्रिज्म से अब बर्तन हो गया, प्रिज्म का परिभाषा हो गया, त्रिपार्श्व हो गया, और इससे आगे जो है वो हम लोग चलते हैं आगे, तब तक इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण मतलब हुआ जैसे प्रकाश अलग अलग कैसे हो जाता है। तो प्रिज्म जैसे है न, प्रिज्म में अगर आप श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश डालिएगा, ठीक है, तो प्रिज्म क्या करेगा, उस श्वेत प्रकाश को क्या करेगा कि उस और प्रिज्म के उस और जो होगा वो अलग अलग रंगों में टूट जाएगा। चूंकि श्वेत प्रकाश जो होता है या सूर्य का प्रकाश, वो आपका 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या करेगा, जैसे आप इधर से श्वेत प्रकाश मारे, ठीक है, और ये आपका प्रिज्म जैसे है यहाँ पर, तो उस साइड जो होगा ना, इस 7 रंग क्या होगा, टूट टूट करके इस पर्दा पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का या सूर्य का प्रकाश का, ठीक है, जब एक प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो वो अपने अवयवी विभिन्न अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, टूट जाता है या बट जाता है। और यही जो रंगों का अलग अलग जो अवयव में मतलब बटने का जो घटना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो टॉपिक लिखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, DISPERSION, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अच्छा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का परिभाषा क्या लिखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह अपने विभिन्न अवयवी रंगों में बट जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है,
विभिन्न अवयवी रंगों में, विभिन्न अवयवी रंगों में, विभिन्न अवयवी रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के जैसे ही गुजारिएगा, तब प्रिज्म क्या करेगा, उस श्वेत प्रकाश को उस साइड एक पर्दे पर अलग अलग विभिन्न रंगों में क्या होगा, बांट देता है वो। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इस घटना को हम आपको करके दिखाते हैं और उसमें कौन कौन सा रंग आपको टूटता है वो भी हम करके बताते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक प्रिज्म। ठीक है, ये आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, यहाँ से आप श्वेत प्रकाश इसमें मारे। ठीक है, श्वेत प्रकाश ये मारे, जैसे ये श्वेत प्रकाश हुआ। ठीक है, तो यहाँ से प्रिज्म में जैसे ही जाएगा, ठीक है, तो प्रिज्म में जाने के बाद यहाँ से आप जानते हैं कि चूंकि हवा से ये प्रिज्म कहाँ से प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ अपवर्तित होगा। ठीक है, तो अपवर्तित होगा इस प्रकार से कुछ। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जैसे आपका ये पर्दा लगा हुआ है, इसको पर्दा को थोड़ा सा इधर कर लीजिए। ये आपका जैसे पर्दा हुआ, ठीक है, ये आपका पर्दा हुआ, तो इसी में आपको जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है ना ऊपर कर देते हो। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड देखिए, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिए इस किरण को। ठीक है, और यहाँ से प्रिज्म से इस तरह से जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से अपवर्तित होगा और इस पर्दा पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इस पर्दा पर ये एक कलर हो गया। कलर का नाम अभी हम लिखते हैं। ठीक है, उसका ट्रिक है, हम ट्रिक बता देंगे, आप उसमें आसानी से ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि साथ में टूटता है, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ से एक और जाएगा इस तरह से, तो फिर ये भी जाएगा, तो इस तरह से होगा। ठीक है, दूसरा रंग हो गया आपको, इस तरह से जाएगा। ये तीसरा रंग हो गया, इस तरह से जाएगा। ये चौथा हो गया, इस तरह से जाएगा। ये पांचवा हो गया, इस तरह से जाएगा। ये छठा हो गया, और एक आपका इस तरह से जाएगा, ये सातवां हो गया। ठीक है, अच्छा, कौन कौन सा, ये तो आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये आपका प्रिज्म हुआ, ये हुआ श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश हुआ, ये प्रिज्म हो गया। जैसे प्रिज्म ये ए बी और ये सी लीजिए। ठीक है, और ये आपका जो है ये पर्दा है। ठीक है, पर्दा, ये क्या है, पर्दा है। इस पर, इसी पर आपका रंग मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ने, कौन कौन सा रंग मतलब बारी बारी से प्राप्त होता है, इसका होता है विबजियोर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है रंग प्राप्त होला, इसका होता है, देखिए फॉर्मूला ये लिख लीजिएगा कि फॉर्मूला में क्या क्या होगा। तो फॉर्मूला में होगा GVIOR। अच्छा, भी मतलब क्या हो गया, वायलट हो गया। ठीक है, विबजियोर। तो देखिए यहाँ पर जो प्राप्त होगा ना आपका, ये उल्टा चलेगा। ठीक है, जैसे VIBGYOR दिए ने, तो R जो होगा लाल सबसे पहले ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, R वाला जो होगा आपका पहले, R मतलब हुआ रेड, रेड मतलब लाल। ठीक है, तो देखिएगा RED, रेड, रेड मतलब लाल, लाल वाला आपको ऊपरे में मिल जाएगा। उसके बाद O मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, उसके बाद आपको नारंगी मिलेगा।
उसके बाद येलो, येलो मतलब पीला, YLLO, येलो मतलब, उसके बाद आपको पीला मिलेगा। G मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, उसके बाद आपको हरा मिलेगा। और उसके बाद बी है, बी से होता है ब्लू, ब्लू मतलब आपको नीला मिलेगा, ठीक है। और आई मतलब होता है आपको इंडिगो, INDIGO, इंडिगो, इंडिगो मतलब बैगनी होता है, ठीक है, बैगनी। वायलेट मतलब VIOLET, वायलेट, वायलेट मतलब क्या होता है, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, इंडिगो, इंडिगो मतलब बैगनी, वायलेट मतलब सबसे लाल और सबसे, इंडिगो मतलब बैगनी नहीं होगा, इंडिगो मतलब आपका बैगनी नहीं होगा, ठीक है। वायलेट मतलब होगा बैगनी। एक सेकंड रुक जाइए आप, ठीक है, इसको बताते हैं वायलेट मतलब आपको क्या होगा। इंडिगो मतलब आपका होगा जामुनी, ठीक है, जामुनी, जामुन जैसा, जामुन जो कलर होता है उस तरह का। अब वायलेट मतलब होगा बैगनी, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। अच्छा, ये ट्रिक आपको याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको जो है ना, जब श्वेत प्रकाश से गुजारिएगा तो गुजारने के बाद जो है ना, आपको इस पर्दा पर मतलब जो क्रम होगा रंग का, उस क्रम को आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है लाल, ठीक है, यहाँ पर लाल होगा। हम बोले थे ना कि इसको उल्टा करके चलिएगा, ये वाला पहले होगा, यानी कि जो इधर है ये आर विजुअल, ये फॉर्मूला जिस तरह से है, तो आपको ऊपर में सबसे पहले लाल मिलेगा। तो लाल यहाँ पर हो जाएगा आपका लाल, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑरेंज मतलब नारंगी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा येलो, येलो मतलब पीला, पीला मिल जाएगा। पीला के बाद ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा ब्लू, नीला मिल जाएगा, ठीक है। नीला के बाद आपको इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी मिल जाएगा, जामुनी। और ये लास्ट में बैगनी आपको मिल जाएगा, ठीक है, बैगन का कलर जो होता है वो। तो ये आपका क्या हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कि एक प्रिज्म से होकर जो श्वेत प्रकाश गुजरता है, गुजरने के बाद वो किस प्रकार, जैसे पहले देखिए श्वेत प्रकाश था, ठीक है, जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरा, ये प्रिज्म क्या किया, इसको 7 रंग में तोड़ दिया इसको, ठीक है, क्या किया, 7 रंग में तोड़ दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 7 रंग में इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो यही घटना जो होता है ना, यही इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में बांट देता है, और श्वेत प्रकाश कुल मिलाकर के 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। ये लिखिएगा कि श्वेत प्रकाश जो होता है, ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। प्रिज्म इसे अलग अलग तोड़ देता है, ठीक है, प्रिज्म इन 7 रंगों को अलग अलग कर देता है, प्रिज्म और इन 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। श्वेत जो प्रकाश होगा यानी उजला प्रकाश, वो आपका कुल मिलाकर के 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक है। और प्रिज्म से जैसे ही होकर के गुजारिएगा तो 7 रंग क्या हो जाएगा, अपने आप पर्दा पर दिखने लगेगा कि कौन कौन 7 रंग का ये मिश्रण होता है, ठीक है। और एक चीज इसी में लिख लीजिएगा कि इसमें आपका एक एंगस्ट्रम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये शायद आपका परमाणु का त्रिज्या भी इतना ही होता है, ठीक है। परमाणु का त्रिज्या आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, इतना ही। और यही 10⁻⁻15 कर देते फर्मी में,
एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस का 15 मीटर, वो आपका नाभिक का त्रिज्या हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस का, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये पॉइंट आप एक बार ध्यान रखिएगा कि ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टर्म में कि एक एंगस्ट्रम जो है कितना मीटर के बराबर होगा, तो 10 के पावर माइनस 10, ठीक। चलिए, उसके बाद इसी में आपका आ जाता है कि स्पेक्ट्रम या वर्णपट। वर्णपट या स्पेक्ट्रम अंग्रेजी में बोले तो SPECTRUM, स्पेक्ट्रम, ठीक। अच्छा देखिए, श्वेत प्रकाश जो होता है प्रिज्म से गुजरने के बाद ये दूसरी और एक रंगीन पर्दा पर एक रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। तो इसका परिभाषा लिखिएगा, श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के दूसरी ओर, प्रिज्म के दूसरी ओर एक रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। एक चीज और लिखिएगा कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा रहेगा वो लंबा दूरी तय करेगा, ठीक है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा तो वो क्या होगा, वो कम दूरी तय करेगा। जैसे देखिएगा मेला ठेला में आपको दिखता होगा, वो 15 रुपया वाला, उसको क्या बोलते हैं, जिसमें से एकदम हल्का सा प्रकाश निकलता है, लेजर लाइट बोलते हैं, ठीक है। उसको बारिएगा तो उसका जो दूरी है बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करेगा, क्योंकि उसमें लाल रंग रहता है, ठीक है, और उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होगा, वो बहुत दूर तक वो दिखेगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन मतलब जानते हैं, विचलन मतलब होता है फैलाव, ठीक है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, ये भी लिखिएगा। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम होगा, ज़्यादा दूरी जेबे नहीं करेगा, इधरे फैल करके रह जाएगा, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो लाल रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम, तो चूंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, लंबा सफर करता है, तो विचलन कम में होगा, मतलब फैलेगा कम। और किस रंग के तरंगदैर्घ्य का, किस रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो बैगनी।
और विचलन सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो बैगनीय का, चूँकि ज़्यादा इसका तरंगदैर्घ्य होता नहीं है इसलिए इधरे रह जाएगा, ठीक है, फेल करके। चलिए, उम्मीद है कि इतना आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। आप चलिए इसको लिख लीजिए, अब इससे आगे चलते हैं। अब हमको लगता है कि इतना और बचा है इस लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग वर्णपट के बारे में देखते हैं, ठीक है। वर्णपट क्या प्रकार का होता है? वर्णपट तो हम बता ही दिए कि जैसे श्वेत प्रकाश है, ठीक है, और प्रिज्म के दूसरी और जिस रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णपट, ठीक है। ये कुल मिलाकर के 2 प्रकार के होगा, ठीक है। वर्णपट लिखिएगा कि वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका शुद्ध वर्णपट, ठीक है, शुद्ध वर्णपट जिसको बोलते हैं प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है, प्योर स्पेक्ट्रम। दूसरा हो गया अशुद्ध वर्णपट, अशुद्ध वर्णपट जिसको बोलते हैं इम्प्योर स्पेक्ट्रम। अच्छा, शुद्ध वर्णपट किसको बोलेंगे? तो वह वर्णपट, ठीक है, जिस पर सभी रंग आपका शुद्ध यानी कि स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला है आपका शुद्ध वर्णपट, ठीक है, शुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट किसको बोलेंगे? क्योंकि अशुद्ध है यानी कि इस वर्णपट पर आपका सारा का सारा जो कलर होगा वो क्या होगा? अस्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। तो लिखिएगा वह वर्णपट, ठीक है, वह वर्णपट जिसमें सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं शुद्ध वर्णपट कहलाता है, ठीक है, शुद्ध वर्णपट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अशुद्ध वर्णपट किसको बोलेंगे? तो अशुद्ध वर्णपट में आपका क्या होगा? तो एक रंग जो होगा ना दूसरे रंग पर आच्छादित हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे एक रंग हुआ उस पर दूसरा रंग दिखने लगेगा। एक ही जैसे कोई लाल रंग बढ़ रहा है, ठीक है, उसी पर आप उजला रंग आप बार दिए तो वो एक दूसरे पर क्या हो गया? आच्छादित हो गया, ठीक है। उसी प्रकार का आपका अशुद्ध वर्णपट में मिलेगा। तो दूसरा में है अशुद्ध वर्णपट, ठीक है, अशुद्ध वर्णपट। लिखिएगा वह वर्णपट जिसमें एक रंग दूसरे रंग पर क्या हो जाएगा? आच्छादित हो जाता है, ठीक है। वह वर्णपट जिसमें एक रंग दूसरे रंग पर आच्छादित हो जाता है, अशुद्ध वर्णपट कहलाता है, अशुद्ध वर्णपट कहलाता है, ठीक है। चलिए, शुद्ध अशुद्ध हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा कि मनुष्य के आंख के जो रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना में कुछ संवेदी जो तंत्रिका तंत्र है वो पाया जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के 2 प्रकार के होता है, वो भी उसमें 2 प्रकार के पाया जाता है, क्षर और शंकु, ठीक है। लिखिएगा मनुष्य के आँख के रेटिना में चलिए लिखिएगा कि मनुष्य के आँख के रेटिना में प्रकाश संबंधी
प्रकाश संवेदी अनेक तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। ये तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, वो दोनों प्रकार कौन कौन है? तो पहला आपका हो गया छड़, ठीक है, और दूसरा हो गया शंकु। छड़ जो होता है ने, छड़ तंत्रिका तंत्र यानी कि छड़ आकृति के तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और आपका शंकु जो होता है वो होता है रंग परिवर्तन के लिए। ठीक है, तो लिखिएगा कि छड़ शंकु छड़ आकृति के तंतु, छड़ आकृति के तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, जिम्मेवार होते हैं, जबकि शंकु आकृति के तंतु, ठीक है, शंकु आकृति के तंतु रंग परिवर्तन की समझ रंग परिवर्तन की समझ तथा अवगम के लिए जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, यानी आपका जो छड़ आकृति का तंतु होगा वो किस चीज के लिए जिम्मेवार होगा? तो वो आपका प्रकाश की तीव्रता के लिए। ठीक है, और जो शंकु आकृति के जो तंतु होगा वो आपका किसके लिए जिम्मेवार होगा? तो वो रंग परिवर्तन की समझ, यानी कि आपका जैसे पीला हो गया, लाल हो गया, रंग जैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो होगा वो होगा शंकु आकृति के तंतु। ठीक है, और कुल मिलाकर के दो आकृति का तंतु पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका है कलर ब्लाइंड, यानी जिसको बोलते हैं वर्णांध। ठीक है, वर्णांध लिखिएगा, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। चलिए, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड। ठीक है, देखिए मनुष्य के आंख में क्या होगा, कुछ प्रकाश संवेदी तंतु जो तंतु होता है वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और फलस्वरूप क्या होता है, कुछ रंग को नहीं देखेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रकाश जो तंतु होता है, प्रकाश संवेदी तंतु मनुष्य के आंख में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि किसी मनुष्य में आपका एकाध जो है तंतु नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जिसके कारण वो मनुष्य एकाध रंग को नहीं देख पाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्णांध या कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखिएगा कि कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके जिनमें प्रकाश संवेदी कुछ तंतु नहीं पाए जाते। ठीक है, कुछ तंत्रिका तंतु नहीं पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं, और इस तरह के मनुष्य को क्या बोलेंगे? ऐसे मनुष्य को वर्णांध कहते हैं। ठीक है, वर्णांध कहते हैं। यानी कुछ मनुष्य में क्या होगा कि कुछ प्रकाश संवेदी जो तंत्रिका तंत्र होगा वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और जिस कारण वो बेचारा क्या होता है, तो कुछ रंगों को नहीं देख पाता है, और इस तरह के मनुष्य को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णांध बोलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 वो खत्म हो गया। ठीक है,
अब मेरे विचार से इस चैप्टर में 3 लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ये ज़्यादा उतना भारी चैप्टर है नहीं, ठीक है। पहला जो चैप्टर था वही आपका थोड़ा हार्ड था, 2-3 महीना वाला चैप्टर था, ठीक है। ये चैप्टर 15 से 20 दिन वाला चैप्टर है, तो उसमें कुल मिलाकर के आपका 6 लेक्चर आएगा, मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि 6 लेक्चर में ख़त्म कर दे इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए आज तक यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद। That's all for today. Visit our website for tons of video editing resources and templates for After Effects, Premiere Pro, Canva, Final Cut, and more. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Until next time, stay creative and stay safe.